नमस्ते बच्चों। तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 9 कर रहे थे, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, ठीक है ना। तो उसमें कैसे लिमिट ऑफ सम, मतलब सम का इनफाइनाइट लिमिट लगा हो तो उसको इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं, ये देख रहे थे। नहीं समझ गया? तो उसके लास्ट में हम लोग क्वेश्चन देखे थे जिसमें कभी कभी सीरीज सम में ना होकर प्रोडक्ट में होता है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में पहले लॉग लेके पहले सम बनाते हैं और सम को बनाने के बाद फिर से हम लोग जैसा पीछे किए हैं उस तरह से करते हैं, ठीक है ना। समझ गए? तो सम में क्या करते हैं, पहले आर बाय एन, पहले सिग्मा वाला फॉर्म लिखते हैं, आर एच टर्म निकाल के, फिर आर बाय एन 1 बाय एन बनाते हैं, ठीक है ना। आर बाय एन को एक्स कहते हैं और आर का जो लोअर लिमिट है उसको पुट करने के बाद एक्स निकालते हैं, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समझते हुए। फिर आर का जो अपर लिमिट है उसको पुट करके एक्स निकालते हैं। तो यही इंटीग्रेशन का लोअर और अपर लिमिट होता है, ठीक है ना। ये हमेशा 0 से 1 नहीं होता, ठीक है ना। और फिर इंटीग्रेट करते हैं, सिंपल सा फंक्शन इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालते हैं। तो वही उस लिमिट का वैल्यू है, जो सम का लिमिट है वही इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है वही उसका वैल्यू हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरह से था, इस r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 1 बाय n f ऑफ r बाय n इक्वल टू r इक्वल टू 1 से n 1 बाय n f ऑफ r बाय n इज इक्वल टू 0 से 1 f x dx, ठीक है ना। और इसमें लिमिट लगा हुआ था n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सही है ना। तो और जब ये लिमिट नहीं लगता है, नहीं जब ये लिमिट नहीं लगा रहता है तब इसमें से एक जो होता है उससे छोटा होता है, एक उससे बड़ा होता है, ठीक है ना। और इन्फिनिटी लिमिट लग जाता है तब इक्वल होता है, ठीक है ना। तो लिमिट लगाना जरूरी तब इक्वल है, नहीं समझ गया। तो अभी हम लोग पहले लिमिट पे क्वेश्चन करेंगे, फिर लिमिट हटा के भी कुछ क्वेश्चन यूटिलिटी वाले करेंगे, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, इवेल्युएट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल का पावर 1 बाय n अपॉन n, ठीक है ना। ये ठीक है ना, n फैक्टोरियल का पावर 1 बाय n अपॉन n, ठीक है ना। तो n फैक्टोरियल का मतलब जैसा हम लोग जानते हैं कि ये होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n तक, नहीं 1 से n तक का प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। और n का पावर n कर देते हैं इसको और होल का पावर 1 बाय, ठीक है ना। कर सकते हैं ऐसा, नहीं ये n को जब इसके अंदर ले जाएंगे तो n का पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। n का पावर n, क्योंकि n का पावर n का पावर 1 बाय n करेंगे तो n हो जाएगा। आगे समझ में। अब हम लोग इसको लिख देते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n इंटू 2 बाय n इंटू 3 बाय n अप टू n बाय n का पावर 1 बाय n, ठीक है ना। तो देखो ये प्रोडक्ट का लिमिट है, नहीं सही है ना। तो सम का लिमिट हम लोग जानते हैं, ये प्रोडक्ट का लिमिट है, तो इससे पहले लॉग में लेंगे। तो मान लेते हैं दिस इज p, तो लॉग p इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब इसका लॉग लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, नहीं लॉग n का पावर n वाला प्रॉपर्टी। और अब प्रोडक्ट में लॉग आएंगे तो सम बन जाएगी, लॉग 1 बाय n लॉग 2 बाय n प्लस लॉग 3 बाय n अप टू लॉग n बाय n, सही है ना। तो अब हो गया लिमिट ऑफ सम, नहीं। तो अब हमारा ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें पहले सिग्मा वाला फॉर्म लिखते हैं, तो लॉग p इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n पहले सिग्मा 1 बाय n और लॉग ऑफ r बाय n, नहीं पहले टर्म में 1 बाय n, दूसरे टर्म में 2 बाय n, तो r में टर्म में r बाय n, नहीं तो लॉग r बाय n और r का वैल्यू कहाँ से लग जा रहा है, तो 1 से n तक, नहीं समझ बात।
तो ये r बाय n 1 बाय n बन गया नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, तो r बाय n को x पुट कर देते हैं नहीं, तो r बाय n को x कर देंगे। तो व्हेन r इक्वल टू 1, मतलब r का लोअर लिमिट पुट किए 1 और n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो x 0 आ गया नहीं। एंड व्हेन r इक्वल टू n तो x इक्वल टू 1 नहीं, n रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया 0 से 1 और r बाय n x हो गया, ये आपका dx हो गया, log x dx, सही ना। अब log x को इंटीग्रेट करना सीधा पता है नहीं, तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो 1 को सेकेंड फंक्शन करते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन करते हैं, बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो x log x माइनस x होता है 0 से 1, तो 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और माइनस ये 1 और माइनस 0 रखेंगे तो 0 0 हो जाएगा नहीं, तो माइनस 1 आ गया। ये माइनस 1 log p है, हमको p निकालना नहीं, p निकालना, तो p इक्वल टू e का पावर माइनस 1 तो 1 बाई ए, ठीक है ना। समझ गए बात। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन करते नहीं, प्रोडक्ट जब हो तो लॉग लेते हैं, जब सीधा सम में है, मान लो ये क्वेश्चन सीधा मिलता तो इसका पहले ये फॉर्म लिख लेते, r बाय n 1 बाय n बनाएंगे, अगर इसका क्वेश्चन होगा तो r बाय n जैसे ही बनाएंगे तो 1 बाय n खुद हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर r बाय n को x करके लिमिट ध्यान से निकालना, हमेशा 0 से 1 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मान लो ये 1 से 2n तक जाता तो 0 से 2n रखते तो 2 आता नहीं, तो 0 से 2 होते, ठीक है ना। और फिर सॉल्व करके, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। Let np equal to 1, then find value of pi limit n tending to infinity r equal to 1 से n 1 प्लस rp का स्क्वायर का पावर 1 बाई r। समझ गए बात। चलो क्वेश्चन हमारा, लेट np इक्वल टू 1 देन फाइंड वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पाई, पाई मतलब प्रोडक्ट होता है नहीं, मतलब जैसे सिग्मा मतलब सम होता है, ठीक है ना। r का वैल्यू 1 रखिए, फिर प्लस लिखिए, फिर r का वैल्यू 2 रखिए, फिर प्लस लिखिए, तो इसमें क्या होता है कि r का वैल्यू पहले 1 रखिए और फिर मल्टीप्लाई करिए, पाई मतलब प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 रखिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 रखिए, इस तरह से, ठीक है ना। समझ गए बात। और दिया हुआ है np इक्वल टू 1, मतलब p इक्वल टू 1 बाय, तो पहले इसको यूज कर लेते हैं, p हटा लेते हैं यहाँ से, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पाई r इक्वल टू 1 से n 1 प्लस r बाय n का होल स्क्वायर का पावर 1 बाय r नहीं। समझ गए। अब पहले पाई देखने में अगर दिक्कत लगे तो पहले पाई को हटाएंगे, ठीक है ना, मतलब r का वैल्यू पुट करके देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। तो r का वैल्यू पुट कर रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो जब r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय n का होल स्क्वायर का पावर 1 बाय 1 नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 बाय n का होल स्क्वायर का पावर 1 बाय 2 नहीं, इस तरह से, ठीक है ना। मतलब यहाँ पीछे प्रोडक्ट लगेगा अप टू सोन n तक जाएगा, ठीक है ना। तो n1 टर्म ये होगा 1 प्लस n बाय n का होल स्क्वायर का पावर 1 बाय r, ठीक है ना। समझ गया। तो प्रोडक्ट पाई मतलब प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर
मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा, यहाँ भी और लास्ट में, ठीक है ना। यहीं पर सिग्मा होता है, यहाँ प्लस प्लस ऐसे होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पी कर लेते हैं फिर से। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट को सम बदलना है तो लॉग लेंगे, नहीं तो लॉग पी लिखते हैं, लॉग पी इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। इसमें जब लॉग लेंगे तो पहले तो प्रोडक्ट सम में बदल जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा कितना, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एन का होल स्क्वायर का पावर 1 बाय 1, नहीं तो ये 1 बाय 1 बाहर आ जाएगा, वहाँ 1 बाय 1, ठीक है ना, प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 2 बाय एन का होल स्क्वायर और पावर 1 बाय 2, ये 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, नहीं एम बाय एन वाला प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इस तरह से दिया जाएगा और लास्ट में लॉग 1 प्लस एन बाय एन का होल स्क्वायर और पावर 1 बाय एन, तो 1 बाय एन बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। जब एन रखेंगे तो 1 बाय एन पावर हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अब ये सब बदल के आप सिग्मा वाला फॉर्म लिखते हैं, तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी सिग्मा, नहीं तो देखो ये ऊपर जो सबका 1 है तो 1 रहेगा, नीचे में फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में r रहेगा और log ऑफ 1 प्लस r बाय n का स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना, ऐसा रहेगा, नहीं और r का वैल्यू 1 से लेकर n तक रहेगा, नहीं 1 2 3 से n तक, सही ना ऐसा। तो देखो बात क्या है कि ये जो हमको पी मिला था, नहीं पाई मतलब प्रोडक्ट, समझ गया, तो इसमें लॉग लेके सीधा ये स्टेप लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। तो यही सीखना है, मतलब ये स्टेप दोनों समझने के लिए लिखे हैं, ये लिखने का जरूरत है नहीं। मतलब जब इसमें पी में लॉग लेंगे तो पाई जो है वो सिग्मा बन जाएगा, ठीक है ना, लिमिट सब ऐसे ही रहेगा और जैसे ही लॉग लेंगे तो ये लॉग और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गया, 1 बाय आर लॉग एस। तो ये बात को समझ आए, ठीक है ना, कि इस स्टेप के बाद सीधा ये लिख दे, नहीं तो पाई में लॉग लेने से सिग्मा बन जाता है, ठीक है ना। उल्टा नहीं करना है कि सिग्मा में लॉग लेके पाई बना देंगे, ये नहीं करना है, ठीक है ना। प्रोडक्ट जब होता है तो लॉग लेने से वो सम में बदल जाता है, ठीक है ना, समझ गया। चलो अब हमको आर बाय एन बनाना है, 1 बाय एन बनाना है, तो आर बाय एन तो बनाई है, यहाँ भी आर बाय एन बनाना पड़ेगा, तो 1 बाय एन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, सही है ना। अब आर बाय एन को एक्स कर देंगे, तो व्हेन आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1 तो एक्स इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू एन तो एक्स इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो दिस इज 0 से 1 बाई एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं ये एक्स स्क्वायर और 1 बाय एन मतलब ये एक्स, ठीक है ना, ऐसा हो गया, नहीं ठीक है। चलो तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, देखो इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं, इसको टी पुट करते हैं, मान लो पुट log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है ना, dx इक्वल टू dt, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा भी अब बना हुआ नहीं है, ठीक है ना, समझ गया। तो अब क्या करना है, देखो तो इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए ये देखना है, ठीक है ना। चलो तो इसको करने के लिए देखो पहले हम लोग ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं, नहीं डेरिवेटिव बन गई, तो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x dx इक्वल टू dt,
तो x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, लिमिट को भी चेंज करना होगा, x इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू 1, ठीक है ना। समझ गया। अब इसे पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपका टी हो गया, टी हो गया, 2x dx आपका dt हो गया, नहीं 2x dx आपका dt हो गया, लिमिट तो वही आ जाएगा 0 से 1, नहीं 0 से 1, तो log ऑफ 1 प्लस टी बाई टी dt, ठीक है ना। समझ गया। तो ये इंटीग्रेशन आ गया, नहीं। अब इसको इंटीग्रेट करना है, देखो इसको एक तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं इस तरह से 1/2 0 से 1 log 1 प्लस टी का एक्सटेंशन होता है, नहीं ऐसा होता है t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यू बाई 3 माइनस टी 4 बाई 4, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता, ये एक्सटेंशन हम लोग लिमिट में पढ़े थे, ठीक है ना, dt। तो जब t से डिवाइड करेंगे 0 से 1, नहीं तो 1 प्लस माइनस टी बाई 2 प्लस टी स्क्वायर बाई 3 माइनस टी क्यू बाई 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना, dt। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं 1/2 इसका इंटीग्रेशन होगा टी माइनस टी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा प्लस टी क्यू बाई 9 हो जाएगा माइनस टी 4 बाई 16 हो जाएगी एंड सो ऑन 0 से 1, ठीक है ना। सही है ना। तो जब 1 रखेंगे तो t 1 हो जाएगा, 0 वाला 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स 1 माइनस 1/4 प्लस 1/9 माइनस 1/16 एंड सो, ठीक है ना। जब 1 रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा, माइनस 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गया। तो ये 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर ये सम है, ठीक है ना। ये हमारा log p आया अभी, ठीक है ना, log p का वैल्यू। तो p निकालेंगे जब, तो p इक्वल टू e का पावर 1/2 टाइम्स दिस, नहीं 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये होता है, ठीक है ना। इस सीरीज का सम होता है पाई स्क्वायर बाई 12, पाई स्क्वायर बाई 12, तो ये हो गया इस पावर पाई स्क्वायर बाई 24, ठीक है ना। ये पाई स्क्वायर 12 कैसे होता है, ये आपका असाइनमेंट रहेगा, ठीक है ना। ये पाई स्क्वायर बाई 12 ये कैसे हो जाता है, ठीक है ना, ये खुद से निकालेंगे और बाद में दिक्कत होगा बता देंगे, ठीक है ना। तो मतलब प्रोडक्ट वाला सीरीज रहे तो लॉग लेके सम बना लेते हैं, फिर वही काम करते हैं, ठीक है ना। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बिना लिमिट लगाए, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो हमारे पास ये बात फिर से रिकॉल कर देते हैं, पीछे हम लोग किए हुए हैं कि a1 जो था वो था इस तरह से, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r इक्वल टू 0 से n-1 और 1/n f ऑफ r/n, ठीक है ना। और a2 था लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r इक्वल टू 1 से n 1/n f ऑफ r/n, ठीक है ना। समझ गया। और a था 0 से 1 fx dx, सही है ना। मतलब a1 एरिया जो लिखे थे हम लोग, नहीं उसमें r का वैल्यू 0 से n-1 तक गया था, नहीं n रेक्टेंगल था, इसमें भी n रेक्टेंगल इसमें भी, लेकिन r का वैल्यू 0 से n-1 तक गया था और दूसरे वाले में a2 वाले में 1 से n तक गया था, ठीक है ना।
और ए था एक्चुअल एरिया, नहीं सॉरी, इसको एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसमें लगा, ठीक है ना, ये वन एरिया जो कहते थे लिमिट है, जब इसमें लिमिट लगा दी तब तीनों इक्वल हो गया था, ठीक है ना, समझ गया। तो हम लोग लिखे थे इनिक्वालिटी इस तरह से, ये A1 है हमारा और ये A2 है, और इनिक्वालिटी हम लोग लिखे थे कि A1 इज लेस देन A2 इज लेस देन A1 इज लेस देन A इज लेस देन A2, ये तब होता है fx इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, और A2 इज लेस देन A इज लेस देन A1, ये तब होता है fx इज इंक्रीजिंग, सही ना। इस तरह ग्राफ बनाया, फिगर बनाया थे हम लोग। पहले इसको ए बी लिखे थे हम, ठीक है ना, तो ये रेक्टेंगल निकल नहीं, ये रेक्टेंगल, फिर दूसरा वाला ये रेक्टेंगल नहीं, इस तरह से तीसरा वाला ये रेक्टेंगल नहीं, तो ये A1 एरिया आया था, इंक्रीजिंग फंक्शन A1 एरिया था नहीं, और A2 एरिया जो था वो ऊपर वाला ऐसे वाला था नहीं। इसी तरह से A1 एरिया जो कहते थे ये रेक्टेंगल ये थे, A2 भी ये वाला भी, ठीक है ना, तो A1 एरिया वाला जो रेक्टेंगल का एरिया का सम है वो A एरिया से छोटा है नहीं, A1 वाला A से छोटा है, A मतलब एक्चुअल एरिया जो कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया है वो एक्चुअल एरिया है, तो उससे छोटा है A1, और A2 वाला निकालेंगे तो बड़ा आ जाएगा नहीं। ये कब होगा, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग में उल्टा हो गया नहीं, ये पीछे आ गया था ये आ गया, ठीक है ना, पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, समझ गए। तो लेकिन हम लोग क्वेश्चन ए बी में था और एच लिखे थे हम लोग, लेकिन फिर बाद में ए को 0 बी को 1 पुट कर दिए थे, तो एच इक्वल टू 1/n आ गया था, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन लिखते हैं, देखो इस पर, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, लेट S1 इज इक्वल टू सिग्मा R इक्वल टू 1 से n कर देते हैं इसको, और 1/n प्लस R, ठीक है ना। S2 इक्वल टू R इक्वल टू 0 से n-1 1/n प्लस R, ठीक है ना। दोनों में अंतर समझ आ रहा है, इसमें R इक्वल टू 1 से n तक गया है, इसमें 0 से n-1, n वैल्यू इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसमें 0 से स्टार्ट हुआ है, इसमें 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। देन which of the following must be true? Must be true. ऑप्शन इस तरह से है, S1 इज लेस देन log 2, बी ऑप्शन है S2 इज लेस देन log 2, सी ऑप्शन है S1 इज ग्रेटर देन log 2, और डी ऑप्शन है S2 इज ग्रेटर देन log 2, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन है, मतलब इनिक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो इनफाइनाइट लिमिट नहीं लगा हुआ है, तो इनिक्वालिटी वाला क्वेश्चन, सही ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से ये सिग्मा समेशन वाला क्वेश्चन तो हम लोग पीछे ही पढ़े, n टर्म्स का सम निकालने वाला नहीं। तो अगर R/n 1/n बन रहा हो तो समझना है कि इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ गया। तो इंटीग्रेशन में आ जाना तुरंत, और फिर इसको पहचानना है कि ये S1 जो है वो हमारा कौन सा है, A1 या A2 है, ठीक है ना। ये S1 जो है लिखा हुआ ये हमारा एक्चुअली A2 है नहीं, सही ना, A2 है, ये हमारा A2 है, और ये हमारा A1 है नहीं, 0 से n-1 वाला ये A1 है, ठीक है ना। तो ये पहचानना है। अब अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसमें लगा दें तो a आ जाएगा नहीं, सही ना, मतलब ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं किसी में भी, दोनों में से किसी में लगा देंगे तो a आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी S1 इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी S2 इक्वल टू a आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो लगाते हैं हम लोग, तो लिमिट किसी में भी लगाते हैं, मान लो S1 लगाते हैं, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
S1 मतलब सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, और इसमें r बाय n बनाएंगे, नहीं तो ये हो जाएगा n बाहर 1 प्लस r बाय n, ठीक है ना, ऐसा नहीं, r बाय n बन गया, 1 बाय n बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब r बाय n को x कह देना है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0 से 1 और 1 बाय 1 प्लस एक्स, नहीं r बाय n को x कर दे तो 1 बाय 1 प्लस एक्स, और 1 बाय n मतलब dx, ठीक है ना। समझ गए बात। तो अब ये आपका fx हो गया, नहीं यहाँ जो है वही आपका fx आपको पता चल गया, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स 0 से 1, तो log 2 आ जाएगा, नहीं मतलब जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसमें लगा देंगे या इसमें लगा देंगे तो log 2 के इक्वल हो जाएगा, नहीं समझ गए बात। लेकिन हमारे पास तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब एक log 2 से बड़ा होगा, एक log 2 से छोटा होगा, मतलब ये वाला बात होगा, दोनों में से कोई। डिपेंड किस पे करता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, नहीं सही ना। तो हमको अब fx पता चल चुका है, नहीं तो fx हमारा है 1 बाय 1 प्लस एक्स, और x 0 से 1 में है, नहीं तो f डैश x निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो दिस इज निगेटिव, तो डिक्रीजिंग हो गया fx, नहीं इसका मतलब fx इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में कौन छोटा होता है, a2 छोटा होता है, ठीक है ना। तो a2 हमारा कौन सा है, a2 मतलब s1 है, नहीं तो s1 इज लेस देन a मतलब log 2, नहीं ये a निकाले हैं, यही log 2 है हमारा, और डिक्रीजिंग फंक्शन में a1 बड़ा होता है, a1 हमारा कौन सा है s2, ठीक है ना, नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि s1 इज लेस देन log 2, s1 इज लेस देन log 2 एंड s2 इज ग्रेटर देन log 2, ठीक है ना, s2 इज ग्रेटर देन log 2, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो गए, ठीक है ना, समझ गए बात। तो जब इनफाइनाइट लिमिट नहीं लगा हो, ठीक है ना, तो उस केस में पहले तो ये समझना है कि इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, ये कैसे समझेंगे, तो r बाय n 1 बाय n अगर बन जाए, नहीं तो क्या करना है उसमें पहले इनफाइनाइट लिमिट लगा के a के इक्वल कर देना है इसको, ठीक है ना, समझ गए। और जब इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको fx का पता चल जाएगा और फिर इसका मोनोटोनिसिटी पता चल जाएगा, नहीं क्योंकि उसी के हिसाब से या तो ये बात होगा या ये बात होगा, ठीक है ना। तो चूंकि लिमिट नहीं लगा है इनफाइनाइट लिमिट, तो हम लोगों को इन दोनों में से कोई सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए fx पता चलना चाहिए, तो fx कैसे पता चलेगा, तो इनफाइनाइट लिमिट किसी में भी लगा दीजिए तो fx पता चल जाएगा और a भी पता चल जाएगा, तो a आपका log 2 आ गया, नहीं समझ गए। तो a1 a2 तो पता ही था, ये सब a1 a2 है, कोई a2 रहेगा कोई a1 रहेगा, और a भी पता चल गया, नहीं तो इस तरह का बात होगी, ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो ये क्वेश्चन सिर्फ एडवांस में आएगा, ठीक है ना, मेंस में नहीं आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन एडवांस में सिर्फ आता है जिसमें इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन रहेगा सीरीज में, लेकिन सीरीज का सम इनइक्वालिटी में भी अगर लिखा रहे तो एक क्लू ये भी है कि ये हो सकता है कि इंटीग्रेशन क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ के बाद एक क्वेश्चन और लिखते देखो इसी तरह का, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे। लेट s1 इज इक्वल टू r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, s2 इक्वल टू एंड s2 इक्वल टू r इक्वल टू 1 से n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू, तो इनमें से कौन सा सही है, ठीक है ना। और ऑप्शन लिखते हैं, s1 इज ग्रेटर देन पाई ऑफ 4, बी ऑप्शन s2 इज ग्रेटर देन पाई ऑफ 4, सी ऑप्शन s1 इज लेस देन पाई ऑफ 4,
और डी ऑप्शन S1 इज लेस देन 5, S2 इज लेस देन 5। समझ के बाद तो फिर से उसी तरह क्वेश्चन है नहीं। तो पहले तो हम लोग ये पहचानते हैं कि A1 A2 कौन सा है इसमें, नहीं लिमिट नहीं लगा हुआ है तो A1 A2 पहचान आना चाहिए। 0 से स्टार्ट होने वाला A1 है ये, ठीक है ना, और ये आपका A2 है, नहीं समझ के बाद ठीक है। अब A निकालना है हमको और फिर इन दोनों में से पता करना है कौन सा होगा, उस वो डिपेंड करता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन भी निकालना होगा नहीं। तो A निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी या तो S1 में लगा देंगे या लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी S2 में लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस बार लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मान लो S1 लगा देंगे, तो सिग्मा r इक्वल टू 0 से n-1 n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, नहीं तो इसमें n स्क्वायर डिवाइड करेंगे r बाय n बनाने के लिए, नहीं तो n स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा पहले लिमिट n r इक्वल टू 0 से n-1, ये हो जाएगा 1 प्लस r बाय n का होल स्क्वायर, 1/1 प्लस r बाय n का होल स्क्वायर इंटू 1/n, नहीं तो r बाय n 1/n बन गया देखो, नहीं अब r बाय n को x कहेंगे और फिर r का वैल्यू 0 और n-1 पुट करके लिमिट निकालेंगे तो 0 से 1 आएगा, नहीं तो ये हो जाएगा 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं ये x है तो एक्स स्क्वायर हो गया और ये dx है, नहीं तो ये आपका fx आ गया, ठीक है ना। तो जब इनफाइनाइट लिमिट लगाते हैं हम लोग तो हमको दो चीज़ पता चलता है, एक तो a पता चल जाएगा जब इसका वैल्यू निकालेंगे, नहीं और दूसरा fx पता चल गया, ठीक है ना। चलो अब इसको हटा लेते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, tan इनवर्स x हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो π/4 हो जाएगा, तो π/4 आएगा, 0 वाला 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a का वैल्यू π/4 आ गया, ठीक है ना समझ गए। और fx हमारा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू 0 से 1 है, ठीक है ना। तो f' निकालेंगे तो ये होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x, नहीं और 0 से 1 में x है तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, तो fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि a2 इज लेस देन a इज लेस देन a1, ठीक है ना। a2 हमारा यहाँ पर s2 है, ठीक है ना, तो s2 इज लेस देन a मतलब π/4 और a1 मतलब s1, ठीक है ना। तो इसका मतलब s2 इज लेस देन π/4, नहीं s2 इज लेस देन π/4 एंड s1 इज ग्रेटर देन π/4, ठीक है ना। तो ये सही हो गया, ठीक है ना। तो ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन सिर्फ एडवांस में आएगा और इसमें सीरीज का सम जो होता है एक्चुअल सम नहीं निकालना है, इसमें अप्रॉक्स मतलब किससे बड़ा किससे छोटा ये देखना है, ठीक है ना। तो जब ऐसा बात रहे तो ये बात समझना कि हो सकता है इंटीग्रेशन क्वेश्चन हो या r/n 1/n बन जाए, तो ये समझना है कि ये इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो कब समझेंगे कि सीरीज क्वेश्चन इसका है, तो ये सब इसके लिए क्लू है, ठीक है ना, समझ के बाद। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 10 ये किस काम के लिए होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन।
मतलब क्या है ये समझते हैं पहले। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हर एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। समझ के बाद मतलब ये हुआ कि कोई भी कर्व अगर बना दें, कोई भी रैंडम कर्व बना दें मान लो, और चाहे कि एक्स एक्सिस साथ एरिया निकाल लें ये वाला, तो हर कर्व के साथ एग्जैक्ट एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। समझ के बाद, क्योंकि इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, नहीं। तो चूंकि हर फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हर एक कर्व के लिए ये एरिया निकालना एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अप्रॉक्स एरिया निकालें, ठीक है ना। समझ गए बात, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना एरिया होगा ये निकालें, ठीक है ना। तो उस काम के लिए ये प्रॉपर्टी है एस्टिमेशन, मतलब ये भी कर सकते हो अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। समझ गए बात, आगे बात समझ में। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि अप्रॉक्सीमेशन तो कोई फिक्स नहीं होता। मान लो कोई एरिया 2 आना है, ठीक है ना, मान लो कोई एरिया 2 आना है ये एरिया, ठीक है ना। नहीं, लेकिन हम 2 नहीं निकाल सकते, तो हम लोग ये कहेंगे कि एरिया 1 से लेके 5 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सही बात है, नहीं, ठीक है ना। अब मान लो हम निकाले 1 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है कि 0 से 6 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो गया, नहीं, क्योंकि जो एरिया 1 से 5 के बीच में लाई करेगा वही एरिया 0-6 के बीच में भी लाई करेगा, नहीं। मतलब 2 जो हमारा है वो इसमें लाई कर रहा है, ये हम लोग निकाल लिए, तो ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ है तो इसमें भी 2 लाई कर रहा है, ठीक है ना। समझ गए बात। लेकिन अगर उल्टा निकाले, मान लो हम लोग ये निकाले, ठीक है ना, और आंसर में ये दिया हुआ है, ठीक है ना, तब ये कंफर्म नहीं कि ये सही है कि नहीं। नहीं, मान लो हमारा एरिया 0 से 1 के बीच में अगर लाई कर गया तो नहीं कह सकते कि ये सही है, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात। तो मतलब ये हुआ कि अप्रोक्सीमेशन जो करना है वो क्लोज से क्लोज करना है, ठीक है ना, जितना क्लोज कर सकते हैं उतना करेंगे। वहीं अगर आंसर है, अगर ये आंसर मिल गया तो सही है, लेकिन नहीं मिला तो उससे बड़ा वाला अगर इंटरवल है तो वो भी सही है, ठीक है ना। समझ गए बात। लेकिन अगर उल्टा करते हैं कि बड़ा इंटरवल आप निकालते हो और ऑप्शन में छोटा इंटरवल दिया हुआ है, तो उस केस में फिर नहीं कह पाएंगे कि वो उसमें लाई करेगा कि नहीं, ठीक है ना। समझ गए, फिर कुछ और सोचना होगा, नहीं। तो सबसे पहली बात कि इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन क्या है, क्यों ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। समझ के बाद कि जब हम लोग एक्चुअल एरिया नहीं निकाल पाते हैं, या कभी कभी निकाल भी लेते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आता, मतलब इंटीग्रेशन बहुत लेंदी हो गया, अब वो पता नहीं है कि 2 से छोटा है कि बड़ा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा केस में हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। समझ के बाद, और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जो अप्रॉक्सीमेशन करें वो क्लोज से क्लोज करें, मतलब जितना उसका एक्चुअल वैल्यू है उसके क्लोज करें, जिससे कि अगर वही आंसर है तो सीधा सीधा मिल जाएगा, और अगर वो नहीं है तो उससे बड़ा इंटरवल अगर है तो वो सही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बड़ा निकालोगे और ऑप्शन में उससे छोटा है तब फिर दिक्कत है, ठीक है ना। समझ के बाद, तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे वो ये है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, इफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स कॉमा एच एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, in the interval AB and gx less than equal to fx is less than equal to hx for all x belongs to AB, ठीक है ना। समझ गए आप। मतलब ए से बी इंटरवल में सारे फंक्शन तीनों कंटिन्यूअस है, और ये इनइक्वालिटी हर एक एक्स के लिए सही है पूरे इंटरवल में, मतलब पूरे इंटरवल ए से बी में जी एक्स छोटा है, एफ एक्स उससे बड़ा है, एच एक्स सबसे बड़ा है, ठीक है ना, और किसी किसी पॉइंट पे हो सकता है इक्वल भी हो जाए, ठीक है ना। समझ के बाद, देन ए से बी जी एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू ए से बी
एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए से बी एच एक्स डी एक्स, सही ना। तो उस केस में इंटीग्रेट अगर करते हैं तो वो छोटे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन छोटा होगा, बड़े वाले का इंटीग्रेशन बड़ा होगा, इसका सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना, समझ गया। कैसे देखो, ये एक्स एक्सिस है, हमारा एच एक्स फंक्शन सबसे बड़ा है तो एच एक्स मान लेते हैं ये वाला है ए से बी में, एफ एक्स उससे छोटा है तो मानते हैं एफ एक्स ये है, जी एक्स सबसे छोटा है तो ये जी एक्स है, वाई इक्वल टू जी एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू एच एक्स, समझ गया। अब मान लो हम ए से बी में जी एक्स का एक्स एक्सिस साथ एरिया निकालिए, ये वाला, यही चीज़ है नहीं, तो ये जो होगा वो एफ एक्स का एक्स एक्सिस साथ एरिया होगा, मतलब ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा, नहीं ये दिख रहा है इसमें कि ये ज़्यादा एरिया है और छोटा नीचे वाला छोटा एरिया है और ये सबसे बड़ा एरिया है, ठीक है ना। तो ये बात है, नहीं मतलब कुल मिला के अगर कोई इनइक्वालिटी किसी इंटरवल में सही है, ठीक है ना, तीन फंक्शन है और तीनों फंक्शन एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है किसी इंटरवल में, तो जो सबसे छोटा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन सबसे छोटा होगा उसी इंटरवल में, जो बड़ा है उसका बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा है उसका सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और सेकेंड, पहले इसको देखो यूज कैसे करेंगे, तो इसमें क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन मिलेगा, लेकिन ये इंटीग्रेशन ऐसा होगा जिसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जैसा अभी बात कर रहे थे हम लोग कि हर एक कर्व का एक्स एक्सिस से एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है, मान लो ये कर्व ऐसा है कि ये एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि उस फंक्शन से एक छोटा फंक्शन बनाएंगे और एक बड़ा फंक्शन बनाएंगे, ठीक है ना, समझ गया। छोटा और बड़ा फंक्शन बनाते हुए दो बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना, एक तो पूरे इंटरवल में इनइक्वालिटी होल्ड करें, मतलब ए से बी में ये छोटा वाला हमेशा छोटा हो, बड़ा वाला हमेशा बड़ा हो, या किसी किसी पॉइंट पे इक्वल भी हो, समझ गए बात, ये बात है। और दूसरी बात कि ये फंक्शन ऐसा बनाएंगे कि इंटीग्रेट इसको कर लें, ठीक है ना, समझ गए बात, क्योंकि वही हमारा एम है, क्योंकि इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए काम कर रहे हैं। तो ये दोनों फंक्शन इस तरह से बनाना है कि इनइक्वालिटी होल्ड करे, पहला बात, और दूसरा बात इसको इंटीग्रेट कर पाए, ठीक है ना, समझ गए बात। फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, मान लो इसका वैल्यू 1 आ गया, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका वैल्यू मान लो 3 आ गया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1 से 3 के बीच में, ठीक है ना, समझ गए बात, ठीक है। अब 1 से 3 हम निकाले तो हो सकता है आंसर 1 से 3 मिल जाए, लेकिन अगर 1 से 3 नहीं मिला तो 1 से 3 से बड़ा इंटरवल अगर है ऑप्शन में 0 से 4 या ऐसा कुछ है तो वो सही हो जाएगा, नहीं, समझ गए आप, मतलब इस फंक्शन से छोटा फंक्शन तो बहुत सारे होंगे ना, यहाँ एक बीच में भी हो सकता है और नीचे हो सकता है और बड़ा भी बहुत सारा हो सकता है, तो हम लोग क्लोज बनाएंगे, ठीक है ना, क्लोज बनाएंगे और बड़ा वाला भी क्लोज बनाएंगे जिससे छोटे इंटरवल में आंसर आए और वही आंसर मैच कर जाए, ठीक है ना, आंसर को देखते हुए भी फंक्शन बनाना है कि इंटीग्रेट करके उसी तरह का आ जाए, ठीक है ना। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा, और नहीं तो छोटा इंटरवल बनाएंगे जिससे बड़ा इंटरवल अगर हो तो वो सही हो जाए, ठीक है ना, समझ गए। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि मान लो कभी कभी फंक्शन बनाने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है ना, तो दूसरा ये है, इफ स्मॉल m and capital M are least and greatest value of continuous function f(x) in AB, in the interval AB, then A से B f(x) dx lies between small m times b minus a से कैपिटल M times b minus a, ठीक है ना, समझ गया, मतलब ये कैसे आ गया देखो, तो ये एक्स एक्सिस है, कोई फंक्शन एफ एक्स है, नहीं ये एफ एक्स है ए से बी में, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है,
तो इसका लिस्ट वैल्यू ए सी बी में कंटिन्यूस फंक्शन है ये, इसका लिस्ट वैल्यू स्मॉल एम है, ये वाला स्मॉल एम, और कैपिटल एम ग्रेटेस्ट वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये एरिया निकालना है, नहीं ये इंटीग्रेशन का मतलब ये एरिया निकालना है, लेकिन हम लोग नहीं निकाल पा रहे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। इसका एरिया होगा स्मॉल एम टाइम्स बी माइनस ए, नहीं ये स्मॉल एम टाइम्स बी माइनस ए, ठीक है ना, सही है। और उसके बाद इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, तो ये होगा कैपिटल एम टाइम्स बी माइनस ए, नहीं ये पूरा बड़ा रेक्टेंगल है, ठीक है ना। कैपिटल एम इसका हाइट है, बेस है बी माइनस ए, ठीक है ना। तो इस छोटे वाले रेक्टेंगल और ये जो बड़ा रेक्टेंगल है, इसके बीच में ही हमारा एरिया लाई करेगा, नहीं ये दिख रहा है इसमें, ठीक है ना। तो इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो इसमें मान लो हमको इसको यूज कैसे करना है, तो मान लो हमको ये इंटीग्रेशन मिला और इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन का ए से बी में ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू निकालने का मतलब ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वो तो पता है निकालना, ठीक है ना। तो निकालने के बाद मान लो स्मॉल एम लिस्ट वैल्यू है और ग्रेटेस्ट वैल्यू कैपिटल एम निकल गया, नहीं ग्लोबल मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम निकल गया, तो इसका वैल्यू स्मॉल एम टाइम्स बी माइनस ए से कैपिटल एम टाइम्स बी माइनस ए कर देंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब देखो इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को भी यूज करेंगे। फिर एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसके लिए। अभी तक बात क्लियर नहीं कि ये प्रॉपर्टी कब यूज करना है, और फिर इसके लिए प्रॉपर्टी जो दो है वो कैसे कैसे आगे क्लियर है, नहीं। अब क्वेश्चन समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो क्वेश्चन लिखते हैं ये, लेट I1 इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 ई का पावर x dx, I2 इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 ई का पावर x स्क्वायर dx, I3 इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 ई का पावर x स्क्वायर साइन x dx, और I4 इक्वल टू 0 से पावर 4 ई का पावर x स्क्वायर कॉस x dx। समझ गए आप। तो देन ऑप्शन है ए कि I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3 इज ग्रेटर देन I4। बी ऑप्शन है I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I4 इज ग्रेटर देन I3, ठीक है ना। सी ऑप्शन है I2 इज ग्रेटर देन I1 I4 I3, ठीक है ना। और डी ऑप्शन है I2 इज ग्रेटर देन I1 या I4 I3 I1, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखो सबका इंटरवल 0 से पाई 4 है, नहीं 0 से पाई 4 है, सबका इंटरवल 0 से पाई मतलब ए से बी है, ठीक है ना। और ये सारे जितने भी फंक्शन है ये चाहे ये फंक्शन 0 से पाई 4 में कंटिन्यूस है, नहीं क्योंकि ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है, इसका डोमेन तो आर होता है तो कंटिन्यूस है, इसके लिए भी ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, नहीं। तो हर एक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस है, 0 से पाई 4 में कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस इंटीग्रेशन में हमको रिलेशन निकालना है तो हम लोग फंक्शन में देख लेंगे कौन बड़ा छोटा है, नहीं ये अगर पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा, ठीक है ना, नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि 0 से पाई 4 में साइन एक्स छोटा होता है, कॉस एक्स बड़ा होता है, नहीं 0 से पाई 4 में साइन एक्स और कॉस एक्स, नहीं पाई 4 में दोनों मिलता है,
पाई 4 के पहले साइन एक्स वाला छोटा होता है, कॉस एक्स वाला बड़ा होता है, नहीं? समझ गया? तो फॉर x बिलोंग्स टू 0 से पाई 4, ठीक है ना, e का पावर साइन एक्स, e का पावर एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज लेस देन e का पावर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है ना। पाई 4 पे इक्वल भी हो जाएगा, नहीं? पाई 4 में दोनों इक्वल हो जाएगा, लेकिन पाई 4 ओपन क्लोज दोनों समझ सकते हैं, तो हम लोग ओपन समझ के इसको ऐसा लिखें, ठीक है ना। समझ गया? ई का पावर एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दिया तो इनपुट में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। अब इसमें देखो, तो इसमें 1 मल्टीप्लाई है, इसमें साइन एक्स मल्टीप्लाई है, तो साइन एक्स जो होता है 1 से छोटा होता है, नहीं? ठीक है ना, साइन एक्स इज लेस देन 1, और इससे भी ये बड़ा है, नहीं? तो कॉस एक्स भी 1 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये वाला जो है, ठीक है ना, ये e का पावर एक्स स्क्वायर ये इससे भी बड़ा है, ठीक है ना। समझ गया? इस लाइन को देखना है, 0 से पाई 4 में साइन एक्स छोटा होता है, कॉस एक्स बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, और कॉस एक्स से बड़ा होता है 1, नहीं? ठीक है ना, तो ये और बड़ा हो गया। और क्या होता है कि 0 से पाई 4 का मतलब होता है पाई अपॉन, मतलब पाई का मतलब 3.14/4, तो 1 से छोटा हुआ है, नहीं? 0 से ये 1 से छोटा है, तो 0 से 1 में क्या होता है कि पावर छोटा करने से वैल्यू बड़ा होता है, नहीं? तो ये पावर बड़ा है, ये पावर छोटा है, 1 पावर है यहाँ, ठीक है ना। तो 0 से 1 में ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, नहीं? तो इससे भी बड़ा है e का पावर x, नहीं? समझ गए बात? 0 से 1 के क्वांटिटी में अगर पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू और छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर है और ये x पावर 1 है, तो 1 वाला बड़ा होगा, 2 वाला छोटा होगा, ठीक है ना। समझ गए बात? तो अब क्या होगा, 0 से पाई 4 में जब इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो जो फंक्शन बड़ा है उसका इंटीग्रेशन भी बड़ा होगा, नहीं? मतलब ये वाला इंटीग्रेशन सबसे बड़ा होगा, मतलब I1 सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो I1 सबसे बड़ा है इन दोनों में, ठीक है ना। समझ बात? उसके बाद I2 होगा, नहीं? ये वाला, ठीक है ना, फिर होगा ये वाला, फिर होगा ये वाला, ठीक है ना। I1 ग्रेटर देन I2 ये दोनों में है। फिर I3 I4 में देखेंगे तो I3 बड़ा होगा, नहीं? I4 सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। समझ गए? सॉरी, I4 बड़ा होगा, नहीं? I4 बड़ा होगा, I3 सबसे छोटा होगा, ये वाला, ठीक है ना। समझ गए? तो इस तरह से फंक्शन को कंपेयर करके इंटीग्रेशन को कंपेयर कर लिए, ठीक है ना। किसी इंटरवल में जब बहुत सारे इंटीग्रेशन हो तो उसमें क्या होगा कि जो फंक्शन छोटा होगा उसका इंटीग्रेशन भी उस इंटरवल में छोटा होगा, जो फंक्शन बड़ा होगा उसका इंटीग्रेशन उस इंटरवल में बड़ा होगा, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस x पावर 3/2 सही ना, दिस इज लेस देन इक्वल टू पाई 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू log 2, ठीक है ना। ये प्रूव करना है, ठीक है ना। जीरो से 1 में इसको मान लो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मान लो कर भी सकते, तो हमको ये लाना है कि इसका वैल्यू इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा, ठीक है ना। या तो इंटीग्रेट करके आप दिखा दो, नहीं, और नहीं कर सकते हैं तो सीधा ये प्रॉपर्टी यूज करके दिखा दो, ठीक है ना। समझ गया? चलो, अब हम लोग अगर प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं तो पहले डिसाइड करेंगे कि ये वाला करें कि ये वाला करें, नहीं? समझ गया? तो ये हम लोग देखेंगे कि आंसर हमारा कैसा है, नहीं?
तो अगर इसका ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम निकाला जाए तो पाई के टर्म में या लॉग के टर्म में तो नहीं आना है, नहीं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इस तरह से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब है कि पहला वाला यूज करना है। तो पहला वाला यूज करने के लिए अब ये क्लू है कि पाई 4 और log 2 लाना है। तो log लाने के लिए 1 प्लस एक्स को इंटीग्रेट किया गया होगा तो log आया होगा, और पाई 4 लाने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया गया हो तो tan इनवर्स एक्स आएगा, फिर पाई 4 आएगा, नहीं सही ना। मतलब एक बार इसका पावर 2 करना है, एक बार इसके पावर 1 करना है, ठीक है ना। तो फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1, अगर x 0 से 1 में है तो x पावर 3/2 एक्स स्क्वायर और x पावर 1, ठीक है ना। इसमें कौन बड़ा छोटा होगा? तो 0 से 1 में जब x होता है तो छोटा पावर वाला बड़ा होता है, नहीं, जिस x का छोटा पावर है वो बड़ा होगा, जिस x का बड़ा पावर है वो छोटा होगा। तो सबसे छोटा पावर ये है, ये 1 है, 1.5 है, ये 2 है, तो सबसे बड़ा ये होगा, नहीं, ठीक है ना। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज ग्रेटर, ठीक है ना। 0 से 1 में से यहीं पर 1 से बड़ा होता है x, ये इंटरवल 1 से 2 में होता है या कुछ और होता तब उल्टा होता, तब बड़ा पावर वाला बड़ा होता, छोटा पावर वाला छोटा होता, ठीक है ना। समझ गए आप? 0 और 1 पे इक्वल भी है तो इक्वलिटी भी लगा दी है, ठीक है ना। चलो अब 1 ऐड कर देते हैं इसमें, तो इनइक्वलिटी कोई चेंज नहीं होगा। अब रेसिप्रोकल लेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, नहीं, ठीक है ना। तो 1/1 प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स पावर 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और अब इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से 1 में, ठीक है ना। तो ये हमारा i कहते हैं, i, तो ये हमारा i है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x 0 से 1, और ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स 0 से 1, ठीक है ना। तो log 2 हो गया, और वो 0 रखने से 0 हो जाएगा i, और ये 1 रखने से पाई 4 आ जाएगा, 0 रखने से 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये प्रूव होगा, ठीक है ना। आ गया समझ में? तो पाई/4 का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू 0.75 के लगभग होता है, ठीक है ना, 0.75, ठीक है ना, क्योंकि 3/4 के लगभग है ना, तो 0.75। और log 2 ln2 का वैल्यू होता है 0.693, ऐसा कुछ होता है, नहीं 0.7 समझ लो। तो ये i का वैल्यू 0.7 से 0.75 तक के बीच में है, नहीं, मतलब बहुत क्लोज है, ठीक है ना। समझ गए? तो अगर आप ये निकालें और इंटरवल में से बड़ा दिया हुआ है तो सही है, और उल्टा निकालेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब क्लू लेना है कि ये पहले कौन सा यूज करें, ठीक है ना। तो चूंकि ग्लोबल मैक्सिमम निकालने से इसका वैल्यू पाई/4 log 2 में नहीं आता, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग ऐसा काम किए कि जिससे सीधा ये आ जाए, उसके लिए फंक्शन बनाए। और अब जब ये बनाना है तो फंक्शन बहुत सारा इससे बड़ा छोटा होगा, नहीं, तो तब फिर क्लू लेना है कि कौन सा फंक्शन बनाए जिसको इंटीग्रेट करने से ऐसा ऐसा आ जाए, ठीक है ना। समझ गए आप? मान लो ग्लोबल मैक्सिमम से इसी क्वेश्चन को करते तो ऐसा आता, लेट इसको fx कर लेते हैं, fx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स पावर 3/2, नहीं, x बिलोंग्स टू 0 से 1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, f डैश होगा -1/1 प्लस एक्स पावर 3/2 का होल स्क्वायर, नहीं, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3/2 रूट एक्स, ठीक है ना। तो निगेटिव आ गई, ठीक है ना। तो fx डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 पे सबसे बड़ा होगा, छोटे वाले बड़ा मिलेगा, बड़े वाले छोटा मिलेगा, नहीं। तो f मैक्सिमम जो होगा वो f0 होगा, और f0 जो होगा 1 होगा, नहीं, और f मिनिमम जो होगा वो f1 होगा, नहीं, ठीक है ना। नहीं, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 पे सबसे बड़ा मिलेगा और 1 पे सबसे छोटा मिलेगा, और f1 मतलब 1/2, ठीक है ना।
तो इंटीग्रेशन आई का वैल्यू जो होगा, मतलब इसका वैल्यू जो होता है आई, ये लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम टाइम्स बी माइनस ए। कैपिटल एम मतलब मैक्सिमम वैल्यू नहीं 1, और बी माइनस ए मतलब 1, तो 1 से छोटा होगा, सही ना। और स्मॉल एम टाइम्स बी माइनस ए तो 1/2 नहीं 1/2, सही ना, ऐसा हो गया। तो हम लोग अगर ग्लोबल मैक्सिमम वाले मेथड से निकाले होते सेकेंड प्रॉपर्टी से, तो ये हमारा आता। तो अगर ये आंसर में होता तो ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही है। लेकिन अगर आप ये निकाले और आंसर में ये है तो फिर नहीं, भी गड़बड़ भी हो सकता है, नहीं, क्योंकि देखो ये 1 जो है इससे काफ़ी आगे है, नहीं, तो हो सकता है कि ये इसके और 1 के बीच में हो, ठीक है ना, समझ गए बात। तो अब इसमें क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आया है कि इसी इंटीग्रेशन का वैल्यू इसके बीच में है, और दूसरी बार ऐसा है कि इसी इंटीग्रेशन वैल्यू ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है वो आपको सही सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, समझ गया, और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट जीरो इज लेस देन इक्वल टू 0 से 1 x अपॉन एक्स क्यूब बाई 16 प्लस 16 dx इज लेस देन इक्वल टू 1/17, ठीक है ना, समझ गया। तो ये है। तो अब इसको देखो, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि इसका ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम इसी तरह से आएगा, नहीं, तो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम से इसका निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। तो लेट एफ एक्स इज x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 16 और x बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है ना। अब ग्लोबल मैक्सिमम निकालने के लिए अब डैश एक्स निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए, नहीं, तो एक्स क्यूब प्लस 16 का होल स्क्वायर, ऊपर में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 16 और माइनस 3x स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है ना, सही ना। तो 3x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो गया, नहीं, तो इसको 0 करना है, तो इसका मतलब 16 माइनस 2x क्यूब इक्वल टू 0, तो x क्यूब इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 2 आ गया, नहीं, तो 2 तो इस इंटरवल में नहीं है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेना है, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ एंड पॉइंट वैल्यू निकालेंगे 0 और 1 पे, नहीं, तो f ऑफ 0 निकालेंगे तो 0 आएगा, नहीं, और f ऑफ 1 निकालेंगे तो 1/17 आएगा, नहीं, f ऑफ 1 मीन्स 1/17। तो ये आपका मिनिमम है, ये आपका मैक्सिमम है, नहीं। तो i का वैल्यू जो होगा, ये i है, तो i का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, स्मॉल m टाइम्स, स्मॉल m मतलब 0 टाइम्स 1 माइनस 0 b माइनस ए लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू कैपिटल M 1/17 1 माइनस 0, ठीक है ना, ये और भी, ठीक है ना। तो 0 से 1/17 आ गया, नहीं, समझ गया। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन बना के किए, ठीक है ना। तो ये फंक्शन इसमें नहीं बनाए, ग्लोबल मैक्सिमम निकल, पिछले क्वेश्चन में फंक्शन बनाए थे। तो फंक्शन बनाते टाइम ये सब बेसिक यूटिलिटी यूज करना है कि 0/4 में cos x बड़ा होता है, sin x छोटा होता है, 0 से 1 में अगर x है तो पावर बढ़ाने से वैल्यू घटता है, अगर 1 से बड़ा x है तो पावर बढ़ाने से वैल्यू बढ़ता है, नहीं, और sin x लेस देन इक्वल टू x होता है जब x पॉजिटिव होता है, नहीं होता है ना, और 10x ग्रेटर देन इक्वल टू x होता है 0/2 में, ठीक है ना। उसके बाद cos x से बड़ा या छोटा नहीं होता, cos x लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक यूटिलिटी यूज करना है फंक्शन बनाने के लिए, और ग्लोबल मैक्सिमम पता ही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिसेंटली आए हैं, ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो आज क्लास में इतना रखते हैं।